हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर टॉपिक देख करके ही समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक कितना महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। और यहाँ से जो भी टॉपिक मैं कराऊंगा, विश्वास करिएगा आप लोग कि एक एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। मैं केवल भारत में उत्तर भारत नहीं, दक्षिण भारत नहीं, या मध्य भारत नहीं, प्रायद्वीप भारत नहीं, मैं संपूर्ण भारत की सभी नदियों को, चाहे उनका उद्गम स्थल हो, चाहे उनकी सहायक नदी हो, डेल्टा राज्यों में स्थिति, या उनके महत्व को लेकर के, या संभावित पीवाईक्यू जो क्वेश्चन हैं पिछले सालों में जो पूछे गए हैं, टू द पॉइंट, केवल उन्हीं पर बात करेंगे। लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। नदियों से आपका कोई भी क्वेश्चन आज के बाद छूटने वाला नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं उनको कमेंट में ज़रूर आंसर किया करिए। तो चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि भारत की नदी प्रणाली के बारे में जो डिस्कशन किया जाता है उसका रोल क्या है, परिचय क्या है, वर्गीकरण क्या है, विशेषताएं क्या हैं, ये विशेष फैक्ट क्या हैं, इन सब पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप देख रहे होंगे स्पष्ट तौर पर यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि एक तो ये उत्तर भारत की नदियाँ हैं और एक ये प्रायद्वीप भारत की नदियाँ हैं। ध्यान रखना, ये उत्तर भारत वाली नदियाँ इन्हें हिमालयी नदियाँ कहती हैं, और ये नदियाँ ग्लेशियर की जलधारा से निकलती हैं। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो वहाँ से पानी निकलता है, तो ये नदियाँ बनती हैं। और ये हमेशा पूरे साल बहने वाली नदियाँ हैं, क्योंकि यहाँ ग्लेशियर पिघलते रहते हैं, इसीलिए इनको बारहमासी नदियाँ कहते हैं। सदा नीरा नदियाँ भी कहते हैं, सदावाहिनी नदियाँ भी कहते हैं, सदाबहार नदियाँ भी कहते हैं। लेकिन प्रायद्वीप भारत की नदियाँ ये मौसमी नदियाँ हैं। मानसून के समय इनमें पानी ज़्यादा हो जाता है तो इनका बहाव भी तेज़ हो जाता है। ऐसे ही कुछ डिस्कशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं भारत की नदियों के परिचय के बारे में, तो दो शाखाओं में बांटा है। एक तो बांटा है भाई हिमालय की नदियाँ, और एक बांटा है प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। बारहमासी जिनमें जल ज़्यादा होता है वो हिमालयी नदियाँ होती हैं, और मौसमी जिनमें जल कम होता है वो प्रायद्वीप भारत की नदियाँ होती हैं। अगर मैं उत्तर की नदियों की बात करूँ तो उत्तर की नदियों को हिमालयी नदियाँ कहा जाता है, और दक्षिण की नदियों को प्रायद्वीप भारत की नदियाँ कहा जाता है। इनका उद्गम हिमालय से होता है, पश्चिम से पूर्व बहाव होता है, क्योंकि इधर की ओर जाती हैं पश्चिम में, पश्चिम से पूर्व की ओर। जल की मात्रा खूब होती है इनमें, और ये डेल्टा का निर्माण करती है। ध्यान रखना, ये ज़्यादातर पूर्वी तट पर क्या करती है, ये जो पूर्वी तट आपको दिखाई दे रहा है, इस पूर्वी तट पर डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है। ये ध्यान रख लेना आप लोग। वहीं प्रायद्वीप भारत की नदियों की बात करूँ तो प्रायद्वीप पठार से निकलती हैं। पश्चिम से पूर्व इसका बहाव होता है, कुछ का बहाव पश्चिम की ओर होता है, कुछ का बहाव पूर्व की ओर होता है, लेकिन सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर। मौसमी वर्षा पर निर्भर करती हैं, जल की मात्रा कम होती है, और ये सामान्यतः डेल्टा कम ही बनाती हैं। जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये डेल्टा बनाती हैं। कुछ ये नदियाँ हैं पश्चिमी घाट वाली प्रायद्वीप भारत की, तो ये हमेशा ज्वार नदमुख बनाती है, इसे एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है एस्चुरी, आगे डिस्कशन करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गंगा नदी है। आपको कमेंट में बताना है इसकी लंबाई कितनी है, कौन सा डेल्टा बनाती है, ये भी आपको कमेंट में बताना है। भारत का सबसे लंबा डेल्टा कौन सा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र। ये भारत का ही नहीं, ये विश्व का भी है, ये ध्यान रख लेना। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, तो नर्मदा है, ताप्ती है, ठीक है ना, मांडवी है, ज्वारी है, ये नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो प्रवाह के आधार पर गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूँ नेक्स्ट नदियों के बारे में, तो विशेषता ये है कि हिमालय नदियों की, कि ये हिमनद, झील और झरने से निकलती हैं। कहीं ये ग्लेशियर से निकल रही होंगी, कहीं ये झील से निकल रही होंगी, कहीं ये झरने से निकल रही होंगी। प्रवाह हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, ये ध्यान रख लेना। कुछ एक नदी हैं जैसे झेलम है, सतलज है, ब्यास है, रावी है, सिंधु है, इनका बहाव पश्चिम की ओर है। ठीक है, उपयोग किस में किया जाता है, तो ध्यान रख लेना, सिंचाई में यहाँ बांध बने हुए हैं, पेयजल के लिए किया जाता है, जल विद्युत के लिए, और मत्स्य पालन के लिए भी इन नदियों का उपयोग किया जाता है। बहुत ही सुंदर डेल्टा बनाती हैं, ध्यान रख लेना, जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये भी आपको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। प्रायद्वीप भारत का मैंने आपको बता ही दिया, मौसम के आधार पर चलती हैं। हालांकि यहाँ से भी सिंचाई होती है, जल विद्युत यहाँ से भी होता है, पेयजल के लिए यहाँ से भी पूरा किया जाता है, लेकिन ये मौसमी नदियाँ होती हैं। बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, जिसमें नर्मदा भी हो सकती है, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जिसमें नर्मदा और ताप्ती आप देखते होंगे, इनका बहाव पश्चिम की ओर होता है। ठीक है ना, तो ये भारत की नदी प्रणाली के बारे में आपको बेसिक जानकारी मैंने दे दी है। सुंदर सी अगर मैं आपसे बात करूँ तो कुछ आप याद रखना, गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत की जीवन रेखा, इसको गंगा नदी को। वहीं नर्मदा नदी को प्रायद्वीप भारत की नदियों की रानी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को भारत का शोक कहते हैं। हालांकि और भी शोक हैं, जैसे बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। तो ये भी कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए बिल्कुल भी इसमें से
कोई चीज़ छूट ना जाए, इसीलिए मेरे साथ बने रहिएगा। मैं केवल बात करूँगा वही जो आपके एग्ज़ाम में पूछी गई है और पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसीलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर क्लास आप मिस करते हो तो विश्वास करिएगा, नदियों से आने वाले क्वेश्चन को आप डील करने में काफ़ी अनकम्फर्टेबल महसूस करेंगे। और इस क्लास को जब लास्ट तक आप कर लेंगे तो नदियों से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ध्यान रख लेना, अगर आपको मोबाइल सीधी करके, लैपटॉप सीधी करके अगर ये छोटा दिखाई दे रहा है तो इसे रोटेट कर लेना। रोटेट करके पूरा आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। गंगा नदी के बारे में बात करते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी है, पवित्र नदी है। इसे राष्ट्र नदी का भी दर्जा दिया गया है। अगर आपको पता हो तो 2000 लिखोगे आप, मैं नहीं बताऊंगा 2000 कब लिख दिया ये बताओगे आप। किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है, कमेंट में सभी बच्चे लिखेंगे। ठीक है। क्या भारत की जीवन रेखा इसे कहते हैं। हिमालय से निकलती है 100%। 2525 इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर। कह रहा भारत में लगभग 1450 किलोमीटर, ये भी याद रख लेना, क्योंकि इसके अलावा बांग्लादेश में भी तो है ये। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो उत्तराखंड में है। हालांकि इसका जो वास्तविक उद्गम होता है वो भागीरथी से होता है, और देवप्रयाग में ये भागीरथी जब अलकनंदा से मिल जाती है तब इसे गंगा नदी कहा जाता है। तो कहाँ पे, देवप्रयाग में जैसे ही इससे अलकनंदा मिल जाती है तब वहीं से गंगा नदी कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी ही मिलकर के बनाती हैं। अगर मैं इसकी कुछ सहायक नदियों की बात करूं तो दाएं तट से यमुना है, देखो ये दाएं तट, ये वाला ये जो तट है ना, ये दाएं तट है, यहाँ से कुछ नदियाँ मिलती हैं। बायां तट ये है, इधर साइड से कौन नदियाँ मिलती हैं इसकी सहायक नदी। सहायक नदी वो होती है बेटा मुख्य नदी में जब अन्य धाराएं जुड़ती हैं, अन्य छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं तो उनको उस नदी की, मुख्य नदी की सहायक नदी कहा जाता है। तो देखो गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकल रही है उत्तराखंड से, दाएं से यमुना मिलती है इससे, ध्यान रखना। ठीक है। और भी बहुत सारी नदियां हैं, बाएं से ध्यान रखना। बाएं बाएं जब देखोगे तो वो बहाव के साथ दायां और बाएं की बात करें तो बाएं से इससे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन ये मिलती हैं। चंबल, बेतवा, केन, टोंस, दामोदर ये सब इनकी क्या है भाई, सहायक नदी हैं। दाएं बाएं तट को छोड़ देना आप, ये सहायक नदी है। जब आप नदी को देखोगे तो तट अपने आप ही पता चल जाएगा, क्योंकि बहाव अगर मान लो किसी नदी का ये है तो ये इसका बायां हाथ है और ये इसका दायां हाथ है। ठीक है ना। तो कोसी है, गंडक है, घाघरा है, रामगंगा है, गोमती है, ठीक है ना, महानंदा है, लास्ट में जाके महानंदा मिलेगी इससे। तो ये हमेशा बाएं तट से मिल रही हैं। फिर दाएं से कौन सी मिलेंगी, यमुना है, केन है, बेतवा है, समझ में आ रही है, टोंस है और सोन नदी है। ये सब किससे मिलेंगी, ये सब बाईं ओर से मिलेंगी, ध्यान रखना। ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करोगे आप लोग। आपसे पूछे गंगा की को राष्ट्र नदी का दर्जा प्राप्त है तो बिल्कुल प्राप्त है। यार गंगा बेसिन भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 26% भाग को घेरती है। कुल जनसंख्या का 40% भाग इस पर निर्भर है। 2525 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। महत्व क्या है, सिंचाई में, पेयजल में, जल विद्युत परियोजना में। भाई सामान्यतः धार्मिक दृष्टि से भी गंगा का क्या किया गया है, महत्व। और देखो परिवहन की दृष्टि से यहाँ वाटरवे भी है, नेशनल वाटरवे। ठीक है। गंगा तट पर कुछ स्थल भी हैं, ध्यान रखना, जैसे हरिद्वार जहाँ गंगा मैदान में प्रवेश करती है, प्रयागराज जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों मिलती हैं। वाराणसी की बात करूँ तो गंगा के तट पर स्थित है, प्राचीन नगर। गंगा सागर की बात करूँ तो गंगा का समुद्र में जब मिलन होता है पश्चिम बंगाल में उसे गंगा सागर कहते हैं। फरक्का की बात करें तो गंगा पर स्थित बैराज जो बंगाल में बांध है वो फरक्का पे ही है, ध्यान रख लेना। वहीं गंगोत्री से गंगा सागर की बात करूँ तो ध्यान रखना भागीरथी। देवप्रयाग पर इसे कहते हैं गंगा, प्रयागराज में संगम कहते हैं, गंगा सागर डेल्टा वाले क्षेत्र पर कहते हैं। अगर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करूँ मैं तो वो ये है, गंगा में जल की उपलब्धता बरस भर बनी रहती है, हमेशा पानी बना रहता है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और तीर्थों की रानी आपसे भारत में पूछे तो गंगा नदी को तीर्थों की रानी भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप क्या रखना, तैयार रखना। ठीक है ना। ये पॉइंट भी क्या है भाई, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके साथ ही आगे डिस्कशन करते हैं, आगे चलते हैं। अगला है भाई सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु। तो आपसे गंगा के बारे में ये भी पूछ लेगा किन किन राज्यों में बहती है, तो कहते हैं ना उत्तराखंड में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, वहाँ से झारखंड निकलती है, पश्चिम बंगाल जाती है। ठीक है ना। बिहार में कई नदियाँ इससे मिलती हैं। तो ये राज्य हैं इसके जहाँ गंगा नदी बहती है। वहीं डिस्कशन में करूँ आपसे सिंधु नदी के बारे में तो आपको पता है मानसरोवर झील जो है यहाँ से निकलती है, टोगरचू ग्लेशियर से, और इंडिया में क्या मारती है, लद्दाख में एंट्री मार देती है, जहाँ कई नदियाँ इससे क्या होती हैं, मिलती हैं। ठीक है। जहाँ भारत से मिलने वाली नदियाँ झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है, ये नदियाँ इससे बाईं ओर से मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं, बाईं ओर से। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश इस क्षेत्र से मिलती हैं।
ऊपर से अगर आपसे बात करें तो दाईं ओर से अगर बात करें आपसे तो कह देना काबुल नदी मिलती है, गोमल मिलती है, ठीक है ना, कुर्रुम वगैरह ये नदियाँ भी इससे मिलती हैं, सियूक नदी मिलती है, ठीक, याद रखना। कह रहा भारत सिंधु नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और यह नदी तिब्बत में कैलाश मानसरोवर से निकलती है। वो कहाँ से झील भी है, सेंगगे तिंगपो ये झील है। लद्दाख में जैसे ही ये प्रवेश करती है, देखो मानसरोवर झील के पास जब ये निकलती है तो इसका नाम सेंगगे तेसांगपो है, और जैसे ही ये लद्दाख में प्रवेश करती है तो इसका नाम सिंधु हो जाता है। कह रहे पाकिस्तान में प्रवेश करती है लद्दाख से होकर के, और पाकिस्तान में इसे इंडस रिवर भी कहते हैं। अरब सागर में कराची के निकट ये डेल्टा बनाती है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 3180 किलोमीटर है। कह रहा है इसकी कौन सी प्रमुख सहायक नदी है, तो झेलम है, चनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, ठीक है, ये ध्यान रखना। झेलम निकलती है वेरीनाग से और बूलर झील से होकर बहती है। चनाब नदी चंद्रताल झील से निकलती है हिमाचल प्रदेश में। रावी पूछे तो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, पंजाब में बहती हुई पाकिस्तान में जाती है। और ब्यास कुंड से ब्यास निकलती है हिमाचल प्रदेश। और सतलुज जो है राकस से, तिब्बत के राकस से निकलती है। कई बार पूछ लेगा कि ये जो 5 नदियाँ हैं झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, इनमें से भारत से बाहर से कौन सी निकलती है, तो राकस निकलती है तिब्बत से, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन जो दे रखे हैं PYQ, ये इनके आंसर आप क्या दोगे, कमेंट में दोगे। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये भी आप दोगे। सिंधु जल संधि किस वर्ष हुई थी, ये आंसर कमेंट में दोगे। और सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है, ये भी आप लोग कमेंट में आंसर दोगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनका आंसर आपको कमेंट में देना क्या है, बेहद ज़रूरी है, ठीक है। सिंधु नदी जल संधि के बारे में मैंने आपको बताया 1960 में है। भारत की ओर से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की ओर से आयूब खान, दोनों के बीच मिलकर के ये समझौता हुआ था। और मीडिएटर की भूमिका, मध्यस्थता की भूमिका इसमें वर्ल्ड बैंक ने निभाई थी, ये ध्यान रख लेना। इसमें ये बोला गया था ऊपर की जो 3 नदियाँ सिंधु, झेलम, चनाब, इसका 80% पानी जो पाकिस्तान को दिया जाएगा और वही 20% पानी जो है वो इंडिया को दिया जाएगा, ऊपर की 3। और नीचे की 3 जो रावी, ब्यास, सतलज है, इनका 80% पानी भारत को मिलेगा और 20% पानी पाकिस्तान को मिलेगा। सिंधु नदी की विशेषता की बात करूँ तो ये नदी हिमालय से निकलती है, उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, लद्दाख से होकर बहती हुई पाकिस्तान में अधिक भाग में बहती है। जब मिठानकोट पर इससे ये 5 नदी आपस में मिल जाती हैं, झेलम, चनाब, ब्यास, रावी, सतलज, ये मिल करके पाकिस्तान के मिठानकोट पर मिलती हैं। ये कहाँ मिलती हैं, पाकिस्तान में ये सभी नदियाँ मिठानकोट पर मिल जाती हैं, ये ध्यान रख लेना। काम भी क्या है इसका ध्यान रखना, सिंचाई, जल विद्युत, परिवहन वगैरह में इसका यूज किया जाता है। ट्रिक भी याद रख लेना, आपके लिए ट्रिक भी दे रखी है साथ ही साथ, झीचीरा, ब्यास्तु, इससे याद कर लेना, ठीक है। ये सब मैंने बता ही दिया। भारत में कितनी लंबाई है, 1114 किलोमीटर, वैसे टोटल कितनी है, 3180, ठीक है। और कहाँ गिरती है ये भी मैंने, देखो ये भी डेल्टा ही बनाती है, ये ध्यान रख लेना, ये लापरवाही नहीं करनी। इसके साथ ही नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र नदी, ये मैं वही डिस्कशन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो भैया ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी तिब्बत से ही निकलती है, चेमयांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, कैलाश मानसरोवर के नीचे से निकलती है। यारलुंग त्सांगपो इसका नाम है, त्सांगपो तिब्बत में कहते हैं। और जैसे ही ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ, ये दिख रहा है, यहाँ प्रवेश करती है तो इसे देहांग नदी कहते हैं। कौन सी कहते हैं, देहांग नदी। सियांग भी कह सकते हो, ध्यान रखना, क्या कह सकते हो, सियांग। एशिया की सबसे बड़ी नदी पूछे तो ब्रह्मपुत्र है, ध्यान रख लेना। और ऑल ओवर में सबसे बड़ी पूछे, ये तो बड़ियों में से एक है, ऑल ओवर में पूछे तो यांगटीसी कियांग जो चीन में है, तो एशिया की सबसे बड़ी है। लेकिन एशिया की सबसे बड़ी में से एक नदी पूछे तो आप ब्रह्मपुत्र का भी नाम लोगे, सबसे बड़ी पूछे तो यांगटीसी कियांग का नाम लोगे, ठीक है ना। जैसे ही ये असम में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यहाँ ये माजुली द्वीप बनाती है, क्या बनाती है, माजुली द्वीप। और जैसे ही ये असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे पद्मा नदी कहा जाता, वो जमुना नदी कहा जाता है। और जमुना से गंगा नदी आकर के मिलती है, जिसे पद्मा नदी कहते हैं। और ये दोनों जब आकर के मिलती हैं तो मेघना कही जाती है, और मेघना नदी ही बंगाल में क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, याद रखना इस चीज़ को। कह रहा है इसकी जो कुल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है, भारत में 916 किलोमीटर बहती है। इसके दाईं ओर से अगर आपसे पूछे कि भाई दाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो सीधे बोलना मानस मिलती है, संकोच मिलती है, धनसिरी मिलती है, तेजपुर मिलती है, जिया भारली मिलती है, पागल दिया मिलती है। वहीं बाईं ओर की सहायक नदियाँ पूछे तो सुबनसिरी, कावेंग, लोहित, देहांग और धनसिरी, ये नदियाँ कहाँ की हैं, इसे बोलो नदी भी कहते हैं। तो ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है। वहीं बेसिक सी बात करूँ मैं आपसे
तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मतलब कमेंट में देने हैं। यारलुंग तांग्स को किस नदी को कहा जाता है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? कह रहा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी नदी पर है, क्या नाम है उसका? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? ठीक है ना, प्रवेश भारत में जो एंट्री मारती है तो पहला कौन सा राज्य होता है? ये मैंने आपको बताई थी, अभी यहाँ बताया था, वही था। कह रहा बाढ़ के कारण जो असम में ये भारी मात्रा में गाद बना लाती है और नदी की चौड़ाई अधिक हो जाती है, ढाल कम हो जाता है। कह रहा अधिक वर्षा मानसूनी व हिमनदों के पिघलने से जलस्तर बढ़ता है। नदी बहुशाखी क्षेत्र में पानी फैलाव अधिक करती है, इसीलिए असम में प्रतिवर्ष इस नदी की वजह से व्यापक बाढ़ आती है। ब्रह्मपुत्र की वजह से कहाँ पे आती है? असम में आती है बेटा, ये ध्यान रख लेना। विशेषता की बात करूँ तो मानसरोवर झील से निकलती है, उसके पास चेमयांगडोंग ग्लेशियर से। अरुणाचल प्रदेश में पासी घाट में प्रवेश करती है। असम में विशाल घाटी बनाती है, एक द्वीप बनाती है माजुली द्वीप। भारी मात्रा में सिल्ट लेके आती है, उपजाऊ मिट्टी बनाती है इस क्षेत्र में और बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाती है और यहाँ बाढ़ बनाती है। फाइनली गंगा से मिलकर के ये सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन, ये ट्रिक आपको दे रखी है। विशेष तथ्य आपके लिए ये है, कहेगा ब्रह्मपुत्र एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। सुंदरबन डेल्टा बनाती है, बांग्लादेश में अंतिम रूप से प्रवेश करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को दुख की नदी भी कहा जाता है, ये फैक्ट भी याद रख लेना। दुख की नदी किसे कहा जाता है? तो सीधा याद रखना, ब्रह्मपुत्र को दुख की नदी भी कहा जाता है। वही गोदावरी नदी के बारे में मैं आपसे बात करूँ तो बेसिक फैक्ट, गोदावरी से क्या पूछा जाता है, कहाँ से निकलती है? पहले तो पूछ रहे दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। भारत में भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, 1465 किलोमीटर इसकी क्या लंबाई है, गंगा के बाद दूसरी। ये महाराष्ट्र में नासिक जो जिला है उसके त्रिभंकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कह गोदावरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी दिशा में बहती है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये राज्य याद रखना, छत्तीसगढ़ से होकर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। ठीक है, दाएं तट से कौन सी नदी मिलती है इससे? प्राणहिता, इंद्रावती, शबरी, मंजीरा, बैनगंगा, ये दाएं तट से मिलती हैं। फिर बाएं तट से परड़ा, मंजरा, पूर्णा, दुधवा, किन्नेरी, हो सकता है इनमें से एक दो नदी इधर उधर हो तो वहाँ आप करेक्शन कर लेना, सही कर लेना उसे। वैसे कोशिश यही है कि कोई गलती ना हो। ठीक है भाई। वहीं पूछे कौन से नगर इस पर बसे हुए हैं, तो नासिक में नांदेड़ और निजामाबाद नगर इस पर बसा हुआ है। राजेंद्र महवन राजमुंद्री नगर इस पर बसा हुआ है। ओपीकोंडा नगर इस पर है, भद्राचलम नगर भी इसी पे है। वहीं मैं आपसे बात करूं तो त्रिभंकेश्वर से इसका उद्गम होता है, नासिक से। कई चीज़ों के लिए भी प्रसिद्ध है ये, जैसे नांदेड़ जो है वो गुरुद्वारा हुजूर साहब के लिए प्रसिद्ध है, भद्राचलम राम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, पोपीकोंडा सुंदर घाटी आंध्र प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है, राजमहेंद्रवर्मन जो है ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के प्रमुख शहर के लिए, अंतर्वेदी जो बंगाल की खाड़ी में संगम स्थल होता है इसका, तो ये भी याद रखेंगे। कुछ एक परियोजना है इस पर, जैसे पूछ लेगा आपसे श्री राम सागर परियोजना कहाँ पे है, तो ये पोचमपात तेलंगाना में है। जायकवाड़ी बांध नासिक महाराष्ट्र में है। पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में है। इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है, प्राणहिता नदी पर ध्यान रखना। ये गोदावरी और उसकी सहायक नदियों की मैं बात कर रहा हूँ। कह रहा गोदावरी महानदी लिंक परियोजना भी यहाँ पे प्रस्तावित की गई है। कह रहा दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है गोदावरी। सिंचाई, पेयजल, जल उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोदावरी बेसिन में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी बनाती है। पोपीकोंडा घाटी पर्यटन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नांदेड़, निजामाबाद, रायगढ़ जैसे शहर भी इस नदी के तट पर देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या है आपके लिए, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, कमेंट में बताना। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोदावरी नदी का मुहाना कहाँ पे गिरती है? और गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, सबसे बड़ी जो सहायक नदी है? ये आप लोग क्वेश्चन कहाँ करोगे, कमेंट में करोगे। ठीक है ना। इसके साथ ही अगली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में अगर आपसे पूछता है, सिंपल सा जवाब देना कि भाई ये दक्षिण की गंगा कही जाती है, दक्षिण की गंगा। ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछे तो मैंने अभी आपको जस्ट ही बताया है कि भाई गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा ध्यान रखना, दक्षिण गंगा। और अभी मैं पूछ रहा हूँ दक्षिण की गंगा, तो सब में फर्क पड़ता है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। तेरा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 1400 किलोमीटर इसकी क्या लगभग लंबाई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है। दाएं तट से भीमा, घाटबड़ी, मालप्रभा, तुंगप्रभा, ये नदियाँ इसकी। बाएं तट से कोयना, पंचगंगा, बरना, मूसी, ये इसके बाएं तट से मिलती है। अगर मैं आपसे बताऊं तो अब मैंने बता दिया
महाबलेश्वर, सतारा जिले में महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, उद्गम स्थल यहाँ है इसका। और सांगली जो महाराष्ट्र का शहर है ये इसी नदी पर है, सांगली। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा इसी पे है, कृष्णा पे। नागार्जुन सागर बांध जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है ये इसी नदी पर है, कृष्णा नदी पर। और ये कृष्णा डेल्टा भी बनाती है आंध्र प्रदेश के हमसलाबाड़ी में, कह रहा हमसला डीम में बनाता है। और ये प्रकाशम बैराज जो है विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर उपस्थित है। ये प्रकाशम बैराज को भी याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अब भैया पूछे और कौन सी परियोजना है इस पर, तो नागार्जुन सागर परियोजना, श्रीशैलम बांध परियोजना, अलमट्टी बांध, नरसिंहपुर बांध, प्रकाशम बैराज बांध। ये भिन्न भिन्न राज्यों में कौन सी नदी पे हैं, तो कृष्णा नदी पर हैं, ये ध्यान रख लेना। कृष्णा नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। पूछ दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी को। और दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो ये कृष्णा को, ये याद रख लेना। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये बताओगे, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, और कौन कौन से राज्य से होकर कृष्णा नदी जाती है। और ये फाइनली बंगाल की खाड़ी में पूर्वी तट पर डेल्टा बनाती है अपना। एक और बेहतरीन नदी है कावेरी, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चर्चा में रहती है। पूछ लेगा दक्षिण की गंगा, धार्मिक दृष्टि से इसी को कहते हैं। हालांकि कृष्णा नदी जो मैंने आपको बताई है वो कम किताबों में पढ़ी है मैंने। दक्षिण गंगा जो कहते हैं वो गोदावरी को कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं वो कावेरी नदी को कहते हैं, वृद्ध गंगा जिसे कहते हैं। ठीक है, कृष्णा को मैंने कम पढ़ा है, तो आप फोकस इन पे देना, कृष्णा पर फोकस इस बारे में कम दोगे। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, ताला कावेरी, ठीक है ना, कोडगू जिला है। दक्षिण की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ध्यान रखना। 800 किलोमीटर लंबी है ये। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी से होकर बहती है, ध्यान रखना, 4 राज्यों में। ध्यान रखना, कर्नाटक में कावेरी और तमिलनाडु में से कावेरी अम्मा भी कहा जाता है। कावेरी नाम कहाँ पे आपसे पूछे तो कह देना भाई कावेरी नाम कर्नाटक में है, लेकिन कावेरी अम्मा कहाँ कहते हैं, तो तमिलनाडु में। कर्नाटक में इसकी सहायक नदी कौन सी है, हेमावती, काबिनी, लक्ष्मण तीर्था, सिमसा। वहीं तमिलनाडु में पूछे तो भवानी, अमरावती, ये इसकी क्या है, सहायक नदी। पूछ लेगा शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पे है, कावेरी नदी पर है। मैटूर बांध किस पे बना हुआ है, जो स्टेनली जलाशय पे है, तो वो भी तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। श्रीरंगम मंदिर तिरुचनापल्ली में जो है तमिलनाडु में, वो इसी के तट पर है। तंजावुर कावेरी डेल्टा पर प्रमुख क्षेत्र है, तंजावुर जो तंजौर कहते हैं। पूमपोहार जो है ये प्राचीन बंदरगाह है, इसी के डेल्टा पर पड़ता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है ना, PYQ क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताने हैं कावेरी का उद्गम कहाँ से होता है, कावेरी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, ये डेल्टा कहाँ बनाती है, किस राज्य के पास, ये भी आपको आंसर में देना है। किन राज्यों के बीच इसका विवाद है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद बना रहता है। और इसी विवाद को लेकर के कावेरी जल प्राधिकरण की क्या की गई थी स्थापना, जो 1990 में की गई थी, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, या थोड़ा सा लिखने वाले हैं ना, छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन अगली क्लास से ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल क्या कर दी जाएगी, सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है भाई, कह रहा है इसके डेल्टा के पास में धान की, गन्ना की, केला की, नारियल की, इन सब की खेती होती है। और विशेषकर तंजावुर वाले क्षेत्र को भारत का क्या कहते हैं, कटोरा भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, आगे डिस्कशन करते हैं नर्मदा नदी के बारे में, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है, ये पश्चिम की ओर बहती है, ध्यान रखना। और ये भाई डेल्टा नहीं बनाती, ये क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी होता है समुद्र का पानी और नदी का पानी आपस में जब मिलता है तो वो दिखाई नहीं देता है, झाग झाग से हो जाते हैं, उसे डेल्टा एस्चुरी कहते हैं, ज्वार जैसा। कह रहा है ये भारत की प्रमुख पश्चिम मुखी नदी है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। विंध्याचल और सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है उसके बीच से निकलती है, ऊपर विंध्याचल है, नीचे सतपुड़ा, उसके बीच से निकलती है नर्मदा नदी। 1312 किलोमीटर है लगभग, इधर उधर हो सकता है, MP, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर जाती है ये। और अरब सागर में खंबात की खाड़ी में, ध्यान रखना, गिरती है। और आपसे पूछ लेगा प्राचीन काल में नर्मदा नदी को क्या कहते थे, तो रेवा कहते थे। ये नाम आपने पहली बार सुना होगा। वैसे रीवा शहर कहाँ का है आप लोग कमेंट में बताओगे। ठीक है, कह रहा है इसकी जो दाएं तट से सहायक नदी है वो तवा, शक्कर, दूधी, गोई, मझाल, ये इसके दाएं तट वाली सहायक नदी है। हिरन, ओरसांग, बांजार, हरन, ये सब नदी दाएं तट से इसकी सहायक नदी है। आपने सुनी भी नहीं होंगी, लेकिन ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। ठीक है, वहीं आप सबको पता उद्गम अमरकंटक से होता है, भेड़ाघाट जबलपुर में, इसे संगमरमर की चट्टानें भी कहते हैं। ओंकेश्वर अगर बांध पूछे, ओंकेश्वरम में ज्योतिर्लिंग मंदिर है, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में, ये नर्मदा नदी से जुड़ा हुआ फैक्टर। महामंडलेश्वर की बात करूँ तो ये भी नर्मदा नदी के तट पर ही है, मध्य प्रदेश में। बरवानी महेश्वर की बात करूँ, ये भी वही है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। भड़भूत या भरूच पूछे तो खंबात की खाड़ी में संगम तट पर है। तो ये सब नर्मदा नदी के तट के आसपास के स्थल हैं जो आपको याद रखने हैं।
परीक्षा की दृष्टि से आपसे पूछा जाएगा कि भाई नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से निकलती है। कह रहा नर्मदा नदी किस समुद्र में गिरती है, उद्गम कहाँ से होता है, सबसे बड़ा बांध कौन जो इस नदी पर बना है वो कौन सा बांध है, और प्राचीन काल में नर्मदा नदी को क्या कहते थे। ये कुछ फैक्ट हैं, और ये जो कुछ क्वेश्चन है जो आपको क्या करने हैं, कमेंट में देने हैं, सभी को देने एक एक बच्चे को। कह रहा नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है, रिफ्ट वैली से बहती है ये, भ्रंश घाटियों से, ठीक है। और नर्मदा नदी को प्राचीन में रेवा और शंकरी नाम से भी पहचाना जाता था। वहीं मैं आपसे बात करूँ ताप्ती नदी के बारे में, सीधा हेड मारना कि भाई ये भी कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा पर्वत के पास से, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत के पास से निकलती है, एमपी से। ये भी पश्चिमी मुखी है नदी, सूर्य की पुत्री कहा जाता है, इसे ध्यान रखना। 724 किलोमीटर लगभग है, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। और अब यह भी सेम नर्मदा की तरह खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कह रहा ये नदी छोटी है, बरसात के कारण इसमें पानी आता है। इसकी दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ पूर्णा, गिरना, पंजीरा, अमरावती और बोरई, लेकिन बाएं तट से बुरहानपुर, हरन, अनुसैया, गोमती और बागुर ये इसकी सहायक नदी है। उद्गम मैंने बताई दिया, बैतूल जिले से निकलती है ये सतपुड़ा में। बुरहानपुर इसी के तट पर है, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक नगर है। सूरत भी इसी पे है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, वैसे तो गुजरात का है ये। नावापुर सूरत गुजरात, भरूच इसी पे है। और बंगाल की खाड़ी में समुद्र में इसका क्या होता है, मिलन होता है। इससे पीवाईक्यू कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, तो ये ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये पूछा जाएगा, कमेंट में बताना। ताप्ती नदी की कुल लंबाई बताना, लिखना कमेंट में, तब याद होंगी। ताप्ती नदी किन राज्यों से होकर निकलती है, ताप्ती नदी का मोहना कहाँ है, ताप्ती नदी दाएं तट पर कोई भी सहायक नदी बताइए। फैक्ट की बात करूँ तो इसे सूर्य की पुत्री कहते हैं। कह रहा यह नदी सतपुड़ा क्षेत्र की पश्चिमी ढालों से निकलती है, बैतूल जिले से निकलती है, 724 किलोमीटर है। और अरब सागर में क्या होती है, खंबात की खाड़ी में ये अरब सागर में गिरती है, ये ध्यान रख लेना, खंबात की खाड़ी में। बनास नदी आपने सुनी होगी, इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसे लेके आया हूँ, पूछे गए हैं। क्या चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी है ये, 512 किलोमीटर, अरावली पर्वत श्रृंखला से ये निकलती है, अरावली पर्वत श्रृंखला से, ठीक है ना। कह रहा यह टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, शिवपुरी जिले से होकर निकलती है, ध्यान रखना। टोंक जिला, सवाई माधोपुर जिला, भीलवाड़ा जिला, शिवपुरी जिला, ये इस नदी पर ही है। ये जो बनास घाटी बनाती है वो बहुत उपजाऊ घाटी है, राजस्थान की मिनी गंगा भी कहते हैं इसे। पूछ लेगा राजस्थान की मिनी गंगा कौन सी है, बनास नदी है भाई। ये इसकी दाएं तट से और ये इसके बाएं तट, कह रहा ये राजस्थान की सहायक नदी है इसकी, और ये मध्य प्रदेश की है। कृषि की दृष्टि से बहुत महत्व है इसका, पेयजल, सिंचाई, जल विद्युत परियोजनाएं भी इस पर बनी हुई हैं। माजरा बांध, बीसलपुर बांध इसी में है, सिंचाई होती है, ठीक है। और ध्यान रखना पर्यटन की दृष्टि से इसी नदी के पास में रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी है, बनास नदी के पास। ये सब मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन सी यहाँ बांध हैं। चंबल नदी में शिवपुरी पर जाके क्या होती है, मिलती है। बनास नदी में कुल लंबाई पूछे 512 बताओगे, राजस्थान और एमपी दोनों राज्यों में बहती है। अरावली पर्वत श्रृंखला की दक्षिणी ढलानों से निकलती है। बनास घाटी को राजस्थान की मिनी गंगा भी कहते हैं। फैक्ट आपको क्या क्वेश्चन लिखना है, बनास नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है, चंबल की। किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है ये भी बताओगे, किन किन राज्यों में बहती है ये भी बताओगे। बनास परियोजना पूछ लेगा कहाँ स्थित है, तो टोंक जिले में, राजस्थान के में। राजस्थान की मिनी गंगा किसे कहते हैं, तो ये सब आंसर आपको कमेंट में देने हैं, ठीक है। अब यही देखो ऊपर की नदियाँ देख लो जो सिंधु से जाके मिलती है, सिंधु की सहायक नदी है। तो झेलम आप सबको पता है, कह रहा उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में बहने वाली नदी है, सिंधु की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। उद्गम जो है जम्मू कश्मीर के हिमालय से होता है, ठीक है। और चिनाब नदी में जाकर ये क्या होती है, मिल जाती है, किसमें, चिनाब। तो इसका उद्गम बहरीनाग से होता है, किससे, बहरीनाग से। अनंत जिले में पड़ता है, ध्यान रखना। ये 1950 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और ये झरना प्रकार का है जहाँ से ये नदी बनती है। पूछ लेगा श्रीनगर के पास बूलर झील में प्रवेश करती है ये, बारामूला से बहती हुई पाकिस्तान अधिकृत यूके में प्रवेश करती है। और कह रहा कोहाला के पास ये चिनाब नदी में मिल जाती है। प्रमुख सहायक नदी देख लो इसकी, लिटर है, बिसो है, सिंध है, ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। अनंतनगर, श्रीनगर, बारामूला, मुजफ्फराबाद ये इसके प्रमुख शहर हैं। हिमालयी नदी है, ध्यान रख लेना, ठीक है। और ये सब मैंने आपको डिस्कशन कर ही दिया है, इम्पोर्टेंट। झेलम घाटी परियोजना इस नदी पे है, ठीक है।
और इस नदी पर देखो डल झील है, बूलर झील है और कई जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो आप लोग बताओगे इस नदी पर और कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना है, ये आप लोग बताओगे। ठीक है, मैं तो यही है, सिंचाई के लिए, कश्मीर घाटी में बागानों के लिए, जल विद्युत परियोजनाओं के लिए, मत्स्य के लिए, पर्यटन बढ़ाने के लिए और पीने के पानी के लिए इसका महत्वपूर्ण प्रयोग है, ये ध्यान रख लेना। क्वेश्चन ये है कि इसका उद्गम कहाँ है, झेलम की किस नदी, क्या कह रहा है, झेलम किस नदी की सहायक नदी है, बूलर झील किस नदी पे पड़ती है और झेलम नदी कहाँ पे मिलती है, चिनाब नदी से। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चिनाब नदी की बात करूँ मैं आपसे तो सीधा सीधा बताना भाई, बरालाचा जो दर्रा है वहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और ये नदी कह रहा चिनाब नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है दाहिनी से। हिमाचल प्रदेश से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, पाकिस्तान में एंट्री मार जाती है। पहले हिमाचल प्रदेश होगी, फिर कश्मीर होगी और पाकिस्तान में एंट्री मार देगी। बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है, ध्यान रख लेना। लाहौल स्पीति जो जिला है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ से निकलती है लगभग 5-4 मीटर ऊंचाई पर। हिम नदी है, ग्लेशियर से निकलती है। यार चिनाब नदी लाहौल स्पीति से निकलकर पांगी घाटी की ओर बहती है। ठीक है, याद रख लेना, कुछ महत्वपूर्ण जितना पूछा जाए। प्रवेश किस में करती है, पाकिस्तान में। संगम कहाँ है, झेलम नदी में मिलती है। लंबाई कितनी है, 960 वर्ग किलोमीटर। भारत में 450 किलोमीटर। वही बेसिक सा महत्व होगा जितना सब नदियों का महत्व है। क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन सब पूछे जा सकते हैं, इनका आंसर आप कमेंट में दोगे। ठीक है, ऐसे साथ ही ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। जो मैं फैक्ट आपसे पूछ रहा हूँ आपको भी केवल वही फैक्ट याद रखने हैं। तो एक तो ब्यास कुंड से निकलती है, ये याद रखना है आपको। ब्यास कुंड कहाँ पे, किस जिले में, तो कुल्लू जिले में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है ना, कुल्लू जिले में कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, ये ध्यान रख लेना। कह रहा कांगड़ा जिले के पास पौंग बांध में ये मिल जाती है। पौंग बांध में कहाँ मिलती है, सतलज नदी में मिल जाती है, सतलज नदी में। 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ध्यान रख लेना। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही आप तैयार कर लेना, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसे कुल्लू घाटी की जीवन रेखा माना जाता है इस नदी को। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कमेंट में बताना। ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है, ये बताना। बताया मैंने, नहीं बताया ब्यास नदी किसकी सहायक है, किस में मिल जाती है जाकर के, तो मैंने बताई थी सतलज में जाके मिल जाती है। पौंग बांध किस नदी पर है, ब्यास नदी का नाम किस ऋषि के नाम पर पड़ा, ये भी बताओगे आप लोग। तो ब्यास नदी जो है इसका नाम किस ऋषि के नाम पर पड़ा था। इसकी सहायक नदी भी है जैसे पर्वती नदी, सरवरी नदी, तो इन्हें हालांकि ज़्यादा खास पूछी नहीं जाती। पौंग बांध इस नदी पर है, इसे महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहते हैं। देखो इसके तट पर कांगड़ा, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू ये सब इसी के तट पर पड़ते हैं और फाइनली ये सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको तैयार रहनी चाहिए। वहीं मैं रावी नदी की बात करूँ आपसे तो ये भी पूछ लेगा ये कहाँ से, भदोही से इसका उद्गम होता है। 720 किलोमीटर लंबी है। चंबा जिले की जीवन रेखा कही जाती है, भारत पाकिस्तान की कुछ भाग सीमा बनाती है ये। ठीक है, कहता पाकिस्तान में जाके चिनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है, पंजाब में भी बहती है, ध्यान रखना। जैसे हिमाचल प्रदेश से चंबा जिले से निकलेगी तो ये पंजाब में एंट्री मार देगी, तो ये भी आप ध्यान रखना। और धौलाधर पर्वतमाला की तलहटी में ये बहती है, धौलाधर पर्वतमाला जो है उससे बहती है। ठीक है भाई, ये बेसिक क्वेश्चन है, जहाँ से पूछे जाएंगे वही आपको याद रखने हैं। मैं वही डिस्कशन कराऊंगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। सतलज नदी काफ़ी मुख्य नदी है, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार IAS में भी पूछी गई है। तो ये पूर्ववर्ती नदी है, ध्यान रख लेना। ये तिब्बत में राकसताल से निकलती है, सिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। किन्नौर, शिमला, बिलासपुर, मंडी, नागता झापड़ी, रूपनगर, ये मैदानों में, रूपनगर में मैदानों में प्रवेश करती है और फाइनली चिनाब में क्या होती है, मिल जाती है, ये ध्यान रख लेना। पूछे कहाँ से, तो राकसताल से, मानसरोवर से, तिब्बत से निकलती है ये। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे 1450 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ध्यान रख लेना। भाखड़ा नागल बांध भी इस नदी पर ही है। आप लोग बताओगे किस किस राज्य में है। ठीक है, और ये पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिल जाती है। आप लोग बताओगे जो इंदिरा गांधी जो नदी है, नहर है, वो किस नदी से निकलती है, जो राजस्थान में इसके लिए पानी जाता है, राजस्थान की जीवन रेखा कही जाती है। पूछ लेगा ये आपको बताना सतलज नदी का उद्गम कहाँ हुआ, किस राज्य से होकर बहती है। पूछ लेगा भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है,
और पाकिस्तान में जाकर ये किस नदी में मिल जाती है? कोसी सबको पता है, बिहार के सूख के नाम से जानी जाती है और तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, तो ये सब शहर हैं, हालांकि ये पूछे नहीं गए कहाँ से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसे बिहार का सूख इसीलिए कहते हैं कि इसकी वजह से बिहार में बाढ़ आ जाती है। बहुत टेढ़ा मेढ़ा इसका रास्ता देखो कुछ इस तरीके से, और ये तिब्बत में सप्तकोशी जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है, और जैसे ही ये तिब्बत से निकलती है तो नेपाल में एंट्री मार देती है। कई सहायक नदी इससे मिलती हैं, जैसे सुन कोसी, दूध कोसी, तमोर कोसी, अरुण कोसी, तामा कोसी। ये कोसी नदी इससे जाके क्या मिलती है? नेपाल में मिलती है। और जैसे ही ये भीमनगर नेपाल के पास कहाँ करती है? भारत में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये याद रख लेना आप लोग, उद्गम वगैरह ज़्यादा याद रखना। कोसी नदी को बिहार का सूख क्यों कहा जाता है ये बताओगे, उद्गम कहाँ से होता है, प्रमुख सहायक नदी बताइए, कोसी परियोजना किस नदी पर है, कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है ये भी आप लोग बताओगे कि भाई ये गंगा में कहाँ पे मिलती है। ठीक है, 730 किलोमीटर इसकी लंबाई है, बिहार की सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रख लेना। कोसी परियोजना है इस नदी पर, उपयोग वही बिहार के लिए वरदान भी और अभिशाप भी, क्योंकि वो मिट्टी आ जाती है उपजाऊ तो उससे खेती और अच्छी होती है। अभिशाप इसीलिए कि वहाँ सब कुछ तबाह कर देती है, शहर वगैरह को पानी से एकदम क्या कर देगी, बर्बाद कर देती है ये। ठीक है, खूब मत्स्य होता है यहाँ पे, सिंचाई होती है यहाँ पे, जल विद्युत परियोजना भी है यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ ही अगला जो क्वेश्चन है वो दामोदर नदी घाटी है। इसे भैया बंगाल का सूख कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल। और ये छोटा नागपुर के पास जो पलामू जिला है वहाँ से निकलती है। 541 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रख लेना इसके बारे में, जहाँ ज़रूरत है उतना ही पढ़ाऊँगा केवल। कह रहा है झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है, और ये हुगली नदी की सहायक नदी है। किसकी? हुगली नदी की, ध्यान रखना, दामोदर घाटी। इसे बंगाल का सूख कहते हैं। ठीक है भाई। वहीं तलैया बांध, कोदरा बांध, मैथन बांध, पंचेत पहाड़ी, ये सब इसी पे है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, किस राज्य से होकर बहती है, बंगाल का सूख किसे कहते हैं, दामोदर नदी का होली से क्या संबंध है, या ये दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसको लेकर के 2 राज्य ही तो चर्चा में रहते हैं, एक तो झारखंड और एक पश्चिम बंगाल। अब इस पर देखो धनबाद है, रामगढ़ है, कोदरा है, दुर्गापुर है, बर्धमान है, और यहाँ फाइनली पश्चिम बंगाल में ये हुगली से मिल जाती है। तो ये शहर भी हैं यहाँ पे, कोदरा बांध, तलैया बांध, पंचेत बांध, मैथन बांध। देखो उत्तर से पूर्व, उत्तर से दक्षिण ऐसे भी लगा सकते हो, तो ये बांध भी इससे बने हुए हैं। इसके साथ ही आपसे पूछे लूनी नदी के बारे में, ठीक है ना। तो आपको पता है लूनी नदी ये ऐसी नदी है कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो नागा की पहाड़ियाँ यहाँ से निकलती है अजमेर से, और ये मैदानों में ही कच्छ के रण में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। मैदानों में गुजरात में लुप्त हो जाती है, राजस्थान से निकलती है और गुजरात में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, ये लूनी नदी पर ही हैं। ठीक है ना। सहायक नदी कौन सी है? सुकड़ी है, जवाई है, खारी है, बेनाड है, ये इसकी सहायक नदी है। नागा पहाड़ी अजमेर अरावली पर्वत श्रृंखला के पास से निकलती है। अंतर्वाही नदी है, ध्यान रखना, अंदरी क्षेत्र में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम भाग से निकल थार मरुस्थल से होकर बहती है, ये ध्यान रखना। और राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं लूनी नदी को। किसकी? राजस्थान की। उद्गम अजमेर की पहाड़ियों से होता है, नागा पहाड़ी जो है। फैक्ट क्या पूछे जा सकते हैं आपसे, ध्यान रख लेना। और ये लगभग कितनी हुआ? 495 किलोमीटर है। तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ ये बताओगे आप लोग। लुप्त कहाँ पे होती है ये बताओगे आप। थार मरुस्थल से होकर कौन सी नदी बहती है ये बताओगे। कह रहा लूनी नदी की कौन सी नदी जोधपुर में मिलती है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वहीं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं आपसे, सोन नदी आप सबको पता है, ये भी अमरकंटक के निकलती है जहाँ से नर्मदा निकलती है, लेकिन ये उत्तर की ओर बहती है और गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। तो यहाँ झारखंड भी है, बिहार भी है, छत्तीसगढ़ भी है। ठीक है भाई। औरंगाबाद इसी नदी पे है, और इसका दानापुर के पास, मनेर दानापुर के पास मिलन किस में हो जाता है? गंगा नदी में। रेहंद नदी, नॉर्थ कोयल नदी, कनहर नदी, जमुनी नदी और गोपद नदी, ये इसकी सहायक नदी हैं। ये ध्यान रख लेना, क्या है ये? इसकी सहायक नदी है। अमरकंटक के अनूपपुर जिले से निकलती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में बहती है ये। ठीक है, तो सोन नदी को भी याद रखना। ठीक है, तो ये दक्षिण गंगा, ये ना, ये गड़बड़ दे रखा है, ये नहीं है। पूछ लेगा आपसे, ये लगभग 784 किलोमीटर की है,
सोन नदी का उद्गम कहाँ होता है, ठीक है, किन किन राज्यों से होकर बहती है, और गंगा नदी में ये कहाँ पे जाके मिलती है। और पूछ लेगा सोन नदी की किस सहायक नदी पर गोविंद वल्लभ पंत जो परियोजना है वो किस नदी पर है, ठीक है ना। कह रहा है ये सोन नदी जो है ना सोन घाटी बनाती है, और ये कोयला लोहा बॉक्साइट के लिए क्या है, काफ़ी फेमस है। अनेक बांध हैं, अनेक जलाशय हैं इस नदी पर। वहीं बात करूँ पश्चिमी घाट की कुछ नदियाँ, तो देखो ये सब नदी पश्चिमी घाट की हैं। ताप्ती, नर्मदा, पेरियार, भरतपूजा, पावना, चलियार, कावेरी। कावेरी है ना, ये भले ही निकलती पश्चिमी घाट से लेकिन पूर्वी घाट पर बहती है, इसे हटा देना। शरावती, नेत्रावती, मैनावती, ये सब किसकी हैं, पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं। आपको पता है एस्चुरी बनाती हैं ये, सब के बारे में ये डिस्कशन दे रखा है। मोटा मोटी जानकारी आप रखोगे बस याद, इससे ज़्यादा नहीं। पूछ लेगा जोग जलप्रपात किस नदी पे, शरावती नदी पर कर्नाटक में। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पे है, तो मांडवी नदी पे गोवा कर्नाटक में है। अदरावल्ली जलप्रपात चालियार नदी केरल पे है। शिव समुद्रम जलप्रपात तो ये कावेरी नदी की सहायक नदी कर्नाटक में है, ठीक है भाई। पूछ लेगा कि ये जो पश्चिमी घाट है ये लगभग कितना फैला हुआ है, तो ये पश्चिमी घाट जो लगभग 1600 किलोमीटर तक है, यहाँ से यहाँ तक 1600 किलोमीटर, ठीक है। ये भी याद रखोगे आप लोग। कई बंदरगाह हैं इस पे। इसके साथ ही पूर्वी घाट की नदियाँ पूछे तो इन्हें भी बता देना आप लोग, पूर्वी घाट पर कौन कौन सी नदियाँ जाकर के गिरती हैं, ठीक है भाई। तो आप बताओगे महानदी है, बैतरणी है, वंशधारा है, नागावली, गोदावरी, कृष्णा, बेन्नार, पलार, कावेरी। ये सब नदी कौन सी है, जो बंगाल की खाड़ी में पूर्वी घाट पर गिरती हैं। याद रख लेना एक एक पॉइंट। और यहाँ उड़ीसा पड़ता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, यहाँ सबसे बहाव है इन नदियों का, है ना। कोई ना कोई नदी इन राज्यों से होकर के जाती है। और मैंने सबका उद्गम, ये आप देख रहे होंगे, सबका उद्गम, प्रवाह क्षेत्र, किससे मिलती हैं, कहाँ मुहाना है, ये सब बता दिया। कौन कौन से बांध वगैरह ये विशेषताएं भी बता दी, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है दक्षिण भारत की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूर्वी घाट पर बहुत डेल्टा भी हैं, जैसे महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, एक सेकंड बस, एक सेकंड दो बस मुझे। चले, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। ये सब नदी मैंने दे रखी है यहाँ। गंगा नदी के बारे में मैंने पूरा आपको पढ़ाई दिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक सा और देख सकते हो अगर चाहो तो, मोटा मोटी, कि गंगोत्री से निकलती है यहाँ ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, भागलपुर, फरक्का, और फाइनली पश्चिम बंगाल में ये गिर जाती है। तो ये सब धार्मिक दृष्टि से तीर्थ स्थल हैं इस नदी पर। इसकी लंबाई कहाँ से निकलती है ये सब बता दिया। ये सोर्स है इसका, ये दाएं से इसकी क्या है, सहायक नदी है, ये बाएं से सहायक नदी है इसकी, ठीक है। किस ग्लेशियर से निकलती है, लंबाई कितनी है, ये सब कुछ हमने आपको पढ़ा दिया है। उत्तर पूर्व की नदियों के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे तो सब पता है आपको। ज़्यादातर तो है ना ब्रह्मपुत्र की सहायक होंगी, दिहांग है, लोहित है, सुबनश्री है, देख रही हैं। देखो यहाँ मणिपुर से बराक नदी निकलती है जो गंगा में जाके मिलेगी। एक देखो बैकुई नदी, इधर से देखो ये सब ब्रह्मपुत्र में कौन सी मिलेंगी, मानस है, धनसिरी है, कपली है, और बैकुई नदी है। ये किस में मिलेंगी भाई, ये ब्रह्मपुत्र में मिलेंगी। ब्रह्मपुत्र फाइनली गंगा में मिल करके सुंदरबन डेल्टा बनाती है, ठीक है भाई। तो ये याद रखो, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है जो मैंने अभी आपको सभी बता दी। उत्तर पूर्व नदियाँ उत्तर पूर्वी भाग में, तो ये सभी उत्तर पूर्व राज्य हैं, आपको पता है 7 सिस्टर कही जाती हैं ये। सिक्किम को शामिल कर दो इसमें तो ये 8 हो जाएंगे। 7 सिस्टर में यही 7 होंगे। और ध्यान रखना इसमें असम ऐसा है जो सभी राज्यों से सीमा साझा करता है, ग्रीन वाला दिख रहा है, ये सभी राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है। वही ज्वार नदमुख बनाने वाली नदियों की अगर मैं बात करूँ, कौन नदी ज्वार नदमुख बनाती है, तो भैया ये पश्चिमी घाट वाली नदी ज्वार नदमुख बनाती हैं, ये सब डेल्टा बनाती हैं उत्तरी। देखो नर्मदा, ताप्ती, माही, ये माही नदी ऐसी देखो यहाँ है, ये एक कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है माही नदी, ध्यान रख लेना। मांडवी, ज्वारी, शरावती, नेत्रावती, पेरियार, ये नदी ऐसी हैं जो ज्वार नदमुख बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती।
नर्मदा का मुहाना पूछे तो भरूच गुजरात में, ताप्ती का पूछे तो सूरत गुजरात में, ज्वारी का पूछे तो गोवा में, शरावती का पूछे तो कर्नाटक में, नेत्रावती का पूछे तो बेंगलुरु कर्नाटक में, पेरियार का पूछे तो कोच्चि केरल में। ये इनके मुहाने हैं ज्वार नदमुख के, ठीक है ना। ज्वार नदमुख क्या होता है मैंने आपको बताई थी, ये जब नदियाँ हैं ना डेल्टा नहीं बनाती, कीचड़ वगैरह ये सब नहीं तटों के पास बहेंगी, ये केवल सीधे समुद्र में मिलेंगी और मिलती हुई समुद्र में दिखाई नहीं देंगी, झाग झाग सा उसके तट पर हो जाएगा। और ये तेज़ी से बहाव करती हैं, इसीलिए भी आकार की घाटी बनाती हैं। कह रहा है इनके मुहानों का आकार बी के बजाय यू आकार का फनल बन जाता है, यू बन जाता है इनका मुहाना बी की बजाय, ये ध्यान रख लेना। और इसीलिए ज्वार नदमुख बनाते हैं कि पश्चिमी घाट पर ज्वार भाटा भी अधिक प्रभावी हैं, यहाँ अरब सागर में ज्वार घाटा, तो इसीलिए ज्वार नदमुख भी बनाती हैं, ठीक है भाई। अब डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखो ये पूर्वी घाट की नदी ये डेल्टा बनाती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती, ये गलती है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, गंगा नदी ये डेल्टा बनाती हैं, ब्रह्मपुत्र भी डेल्टा ही बनाती है, ठीक है। तो ये सब नदियाँ डेल्टा बनाने वाली क्या हैं, भारत में नदियाँ हैं। हालांकि नर्मदा और ताप्ती नहीं बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया, इन्हें हटा देना नर्मदा और इसको, ठीक है। तो क्लास में आज के लिए इतना ही। नदियाँ कैसी लगी, कहाँ से निकलती हैं, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, एक एक आपको पढ़ाने का प्रयास किया। क्लास अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करना क्लास को, ठीक है ना, और कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना मत भूलना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगली शानदार क्लास के साथ।